जाने माने नाम विजय मंत्री का, वो भी अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एंड विजय जी, देखिए, मार्केट्स ने तो इतना अच्छे से नहीं लिया है इस बजट को, बट अगर हम आपसे समझना चाहें, कौन सी वो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और एक चीज़ जिससे आप सबसे ज़्यादा निराश हुए इस बजट में? देखिए, मौका था, बहुत बड़ा मौका था सरकार के पास, क्योंकि हम देख रहे थे कि उन्होंने जीएसटी कम किया पिछले बजट में। 12 लाख तक ऑलमोस्ट विद 87 ए के बेनिफिट की वजह से 12 लाख तक आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो हमको लगा कि इस बार शायद कैपिटल गेन पे कुछ करे, क्योंकि एफआईआई पैसा लेके जा रही है। $23 बिलियन एफआई ने पैसा निकाला। 2008 में खाली $15 बिलियन निकाला था, तो मार्केट 60% गिरा था। इस बार $23 बिलियन निकालने के बाद भी मार्केट हिला नहीं है। उसका रीजन है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन। एसआईपी की बुक 30,000 करोड़ है, एनपीएस का 14-15 लाख करोड़ रुपया है। तो अगर ये है, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने आपको सपोर्ट किया है, तो ये फर्ज बनता सरकार का भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, खासकर इक्विटी वाले को। जब 2004 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, एसटीटी बिल्कुल नहीं था। एसटीटी लाया कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री कर देते हैं। करेक्ट। फिर 10% टैक्स, फिर 12.5% टैक्स, फिर एसटीटी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को 3 दफा एसटीटी देनी पड़ती है। जब फंड हाउस कोई शेयर बाय करता है तो एसटीटी देता है, जब फंड हाउस शेयर सेल करता है तो एसटीटी देता है, और जब इन्वेस्टर रिडीम करता है तब भी एसटीटी देता है। तो 3 दफा आपने एसटीटी दे दी, फिर आपने स्टैम्प ड्यूटी भी दे दी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा ये मौका था सरकार को उसको उसको ठीक करने का। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि एनपीएस अगर बाई सेल करता तो एनपीएस एसटीटी नहीं देता है, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेट्स के पैसे लगे होते हैं। तो ये आम जनता को क्यों सुविधा अवेलेबल नहीं है भाई, कोई समझा दे हमको। तो वो मेरे हिसाब से एक मौका था, सरकार उसको ठीक कर सकती थी। दूसरा मुझे नेगेटिव लगा तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का था, कि आपने अगर आरबीआई से खरीदा है, आरबीआई को बेचोगे वापस तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो वो एक एक्चुअली ब्रेक ऑफ प्रॉमिस हो गया, बिकॉज आपने सेकेंडरी मार्केट में इसलिए खरीदा कि आप बेचो तो आपको टैक्स फ्री लगे। लेकिन सरकार को लग रहा है कि भाई गोल्ड में तो 10-15% रिटर्न छूटता था, अभी इतना पैसा बन गया, थोड़ा टैक्स दे के जाओ। तो दैट कुड बी द वन रीजन। ये मेरे हिसाब से दो इसको ठीक कर सकते थे, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सरकार को इतना बड़ा इसमें आने वाला नहीं है। कहाँ बहुत अच्छा हमको लगा बजट की, इन्होंने एक तो बायबैक टैक्स वो बहुत सुविधा कर दिया। माइनॉरिटी शेयर होल्डर खाली 12.5% टैक्स देगा अभी, और नॉन प्रोमोटर को 12.5% देना, वो बहुत अच्छा। और वेरियस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा किया है। और फिस्कल डिफिसिट 4.4 जो पिछले बजट एस्टिमेट था उसके बराबर रखा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ओवरऑल फिस्कल मैक्रो इंडिया का मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सिचुएशन में, जो ग्लोबल अक्रॉस द ग्लोब अगर बाकी कंट्रीज का मैक्रो देखो तो इतना अच्छा नहीं जितना इंडिया का मैक्रो अच्छा है। तो उसका फायदा उठाया जा सकता था और कुछ किया जा सकता था, बहुत कुछ करने की मेरे हिसाब से गुंजाइश थी। कसक रहेगी सर। हाँ, कसक रहेगी। ये कसक रहा, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही थी। एफटी आपने साइन किया 22 कंट्री के साथ हो गया। आपको डेटा दिखाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 2019-20 में करीब $160 बिलियन का था, वो $600 बिलियन हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। और केमिकल $200 बिलियन, $350 बिलियन के आसपास पहुंच गया। लेकिन टेक्सटाइल, लेदर और लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक और इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री का बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ है एक्सपोर्ट्स का, जो कि सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 टाइम ग्रोथ हो गया। तो अभी एफटी आने के बाद मुझे लगता है बहुत बड़ी वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, इन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और दुनिया चाह रही है, आज खाली अमेरिका के अलावा सारी दुनिया चाह रही है कि इंडिया के साथ बात करें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी चीजें की है। 54H 54G वाला सरकार ने कर दिया कि आप डीपी को दे सकते हैं। और उसके अलावा जो टैक्सेशन के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर के पावर थे वो काफी कम किए गए इस बजट में। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन और भी मतलब एक पाथ ब्रेकिंग बजट आप इसको मतलब अपॉर्चुनिटी बड़ी थी और सरकार ने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मिस किया है सर। तो फिर ये बताइए कि 10 में से फिर आपके टोटल नंबर बजट को। ये देखिए, ये बहुत मुश्किल है। पुराना फॉर्मूला है, लेकिन 7-8 आप दे सकते हो। अच्छा। और जबकि इस बाजार में कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन रहा। एक और चीज थी कि हम लोग ये कह रहे थे कि मतलब हो सकता है कि कैपिटल एलोकेशन ज्यादा ना आए
लेकिन सरकार रिफॉर्म्स के मोर्चे पर कुछ बड़े फैसले लेगी। अब सरकार ने कुछ छोटी छोटी चीजें तो की हैं, कोर्स करेक्शन टाइप से लग रही हैं, बट रिफॉर्म्स के बड़े मेजर सर मिसिंग रहे बजट में। क्या आपको भी ऐसा लगा? क्योंकि हमारी तो टैगलाइन ही थी, पीछे आप देखेंगे रिफॉर्म से नई रफ्तार, हमने बजट कवरेज का नाम ही यही दिया था। नहीं बिल्कुल, लेकिन इसको मैं इस तरह से देखता हूं, जैसे मैं आपको एक ऑयल से एक इलस्ट्रेशन देता हूं। हम 30 साल से इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं और हमारा को बोला जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन ऑयल, लेकिन पिछले 4-5 साल में उसकी बात ही नहीं हो रही है। और उसका रीजन बताऊं क्यों है कि इंडिया की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन होगी, लेकिन ऑयल इंपोर्ट 700 मिलियन बैरल से खाली 900 बिलियन से खाली 1700 बिलियन बढ़ा है, तो डबल भी नहीं हुआ। और उसका रीजन था 6 छोटे छोटे रिफॉर्म: फास्टैग, रिमूवल ऑफ ऑक्ट्राई, बेटर क्वालिटी ऑफ हाईवे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये 6 बड़े बड़े रिफॉर्म होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी का ऑयल इंटेंसिटी ड्रामेटिकली नीचे आया है। तो हो सकता है बिग बैंग रिफॉर्म में बात विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बिग बैंग रिफॉर्म होता है ना, तो क्या होता है कि उसके नेगेटिव भी होते हैं और अपोजिशन उस नेगेटिव को पकड़ती है। तो सरकार को मुझे लगता है पॉलिटिकली एस्ट्यूटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया है। एक छोटा सवाल सर आपसे और होगा। अब बाजार ने आज बड़ा ही शार्प रिएक्शन दिया, जो बजट आया, एसटीटी का अनाउंसमेंट खैर किसी को हजम नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं, मतलब प्रॉमिस यही था, आप जैसे कह रहे हैं कि 2004 में जब आया तो ये था कि नहीं मतलब एलटीसी वगैरह हटा देंगे, टैक्स सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई हैं साल दर साल। तो कल अब मतलब बाजार जब खुलेगा तो आपको लगता है कि एक फॉल हम और शायद देख सकते हैं यहाँ से, या फिर अब जो होना था आज हो गया वो? मुझे नहीं लगता। दूसरा आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं डेटा सिल्वर को लेके, आपने सवाल पूछा नहीं, फिर बता देता हूँ आपको, बजट से लेन देना कुछ नहीं है। $75 सिल्वर ने वापस टर्न मारा, 79 पे क्लोज हुआ, क्योंकि $75 पे, एग्जैक्टली $75 पे अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक ने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन कवर की है। अभी इसकी शॉर्ट पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है मंडे सिल्वर मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहे हैं वैसा नहीं हो। और मुझे तो इक्विटी मार्केट में शायद आज वो एसटीटी की वजह से थोड़ा लोगों का रिएक्शन होगा, बट आने वाले पीरियड में मार्केट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ट्रैक करेगा, बिकॉज कोई अंडर वैल्यूएशन जोन में नहीं है मार्केट किसी भी तरह से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी एसेट चीप नहीं है आज की तारीख में, न रियल एस्टेट चीप है, न मेटल चीप है, न डेट चीप है, न इक्विटी चीप है। तो आपको उसके अंदर रिलेटिव वैल्यूएशन गेम खेलना है, और रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर मुझे लगता है इंडियन इक्विटीज टुडेज आर मच बेटर। ठीक है, इंडियन इक्विटीज थोड़े वेल प्लेस्ड हैं। हाँ, लेकिन पैसा इमीडिएटली नहीं बनेगा। आप ये मत अज्यूम करो कि कल पैसा बन जाएगा ना। ये साल भी मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर एक्यूमुलेशन फेज रहने वाला है। हाँ, तो लास्ट ईयर 9% बने हैं, और अगर लोगों को 9-10% भी बन जाए तो मुझे लगता है इतने लोग संतोष कर लेंगे। 9% निफ्टी में बने सर, लेकिन 9% पोर्टफोलियो में नहीं बने लोग। पोर्टफोलियो में नहीं बने सर, स्मॉल कैप में तो खैर नुकसान है वो। नहीं, उसका रीजन है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखिए निफ्टी 50 के अंदर एचडीएफसी बैंक का वेटेज 15% है, आईसीआईसीआई का वेटेज 10% है। ये अगर प्राइवेट बैंक चले इसलिए निफ्टी चला है, पर निफ्टी के अंदर नीचे देख लीजिए बाद में। करेक्ट। तो द वे इंडाइसेस कंपोज्ड, वो रीजन है। नहीं, हम तो इस मंच से बार बार हम ये भी गुजारिश करते रहते हैं कि ये जो वेटेज का जो चक्कर है ना, इसको भी थोड़ा सा ना गंभीरता से सोचा जाए, कुछ किया जाए इस पे, क्योंकि ये जीन स्ट्रीट वाला जो मसला जो हुआ वो आप देखिए, मतलब पूरा हिल गया बाजार। तो देखते हैं क्या होता है। बट सर ठीक है, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला और आपने बजट की जो बारीकियां कुछ हमें हमारे सामने आपने रखी, हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया सर। थैंक यू सो मच।